हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी स्टडी। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसी एक वीडियो के अंदर हम लोग सितंबर महीने से कंप्लीट करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पूरे सितंबर महीने से करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर मैंने पूरे सितंबर महीने से 120 सबसे चुनिंदा क्वेश्चंस को निकाला है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सितंबर 2021 में ही कई सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यूएस ओपन 2021 जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है उसका आयोजन किया गया। इसी महीने में टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स का भी समापन हुआ था, तो उस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो की सबसे खास बात यह होगी कि ये अपने आप में कंप्लीट वीडियो है, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा से पहले यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था योशिहिदे सुगा, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अब उसके बाद जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं फूमियो किशिदा। और याद रखिए, जापान के 100वें प्रधानमंत्री हैं, तो इसलिए भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जापान वैसे भी आपको पता है इस साल काफी न्यूज में रहा है, क्योंकि यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया था। टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स के बारे में इसी वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। अपने पूरे करियर में 100 रेस जीतने वाले दुनिया के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बन गए हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा, साल भर में कई सारी फार्मूला 1 रेस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। तो अभी तक सबसे ज्यादा फार्मूला 1 रेस जीतने का रिकॉर्ड है इनके नाम पर। ये हैं लुइस हैमिल्टन। ये ब्रिटेन के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं और ये फार्मूला 1 रेस के अंदर जो गाड़ी चलाते हैं वो है मर्सिडीज की। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि इन्होंने जो अपनी 100वीं फार्मूला 1 रेस जीती है ये थी रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे आपको बता दूं, इनसे पहले सबसे ज्यादा फार्मूला 1 रेस जीतने का रिकॉर्ड था जर्मनी के माइकल शूमाकर के नाम पर, लेकिन इनका रिकॉर्ड तो इन्होंने 2020 में ही तोड़ दिया था। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य की जोडीमा राइस वाइन को भौगोलिक संकेतक टैग यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? जब भी किसी उत्पाद को जीआई टैग मिलता है तो उससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनको डेफिनेटली फायदा मिलता है, क्योंकि इस उत्पाद की दुनिया भर में प्रसिद्धि बढ़ जाती है। तो अभी हाल ही में भारत के कई सारे राज्यों को अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए जीआई टैग मिला है, तो उनके बारे में हम लोग इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। यहाँ पर सवाल में पूछा गया है कि जोडीमा राइस वाइन जो है ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम। तो असम राज्य के अंदर चावल से बनाई जाने वाली एक शराब होती है जिसका नाम है जोडीमा, तो इसी के लिए हाल ही में इसको जीआई टैग मिला है। जोडीमा नाम की जो राइस वाइन है इसको डिमासा कम्युनिटी के द्वारा बनाया जाता है। असम में डिमासा समुदाय के लोग जो हैं वो इनको बनाते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, एंड दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का 9वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? तो अभी तक आपको पता होगा, संघाई सहयोग संगठन जो है इसका हेडक्वार्टर संघाई में नहीं है, बल्कि इसका हेडक्वार्टर है चीन की राजधानी बीजिंग में। तो अभी तक इसके टोटल मेंबर्स थे 8। अब इसमें एक नया कंट्री ऐड हो गया है और इसी तरीके से अब एससीओ में टोटल 9 मेंबर कंट्रीज हो गए हैं। तो ये जो नया ऐड हुआ है ये कौन सा देश है? ये है ईरान। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको एससीओ में जो मेंबर कंट्रीज हैं इनके नाम बहुत ही आसान तरीके से याद कराए हैं। फिर से यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले याद रखना है भारत और पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान 2 हो गए, फिर इसके बाद चाइना और रूस 4 हो गए, फिर इसके बाद आपको जो मध्य एशिया के 5 देश हैं उनमें से सिर्फ तुर्कमेनिस्तान को छोड़ देना है। बाकी जो चारों कंट्रीज हैं वो एससीओ के मेंबर हैं, राइट, यानी कि ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। तो इस तरीके से अभी तक 8 मेंबर्स थे, लेकिन अब इसमें एक नया ऐड हो गया है ईरान। ईरान के इसी साल नए राष्ट्रपति भी बने हैं जिनका नाम है इब्राहिम रईसी। अब ये क्वेश्चन भी संघाई सहयोग संगठन के बारे में ही है। यहाँ पर आपको बताना है
कि इस साल संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की जो 21वीं बैठक हुई है, इसका आयोजन कौन से शहर में किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता है इस साल SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन का जो अध्यक्ष है वो है ताजिकिस्तान, यानी कि इसका आयोजन किया गया है ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बैठक हुई थी ये हाइब्रिड रूप में आयोजित की गई थी, यानी कि कुछ लोग इसमें फिजिकली भी वहां पर पहुंचे थे और कुछ लोगों ने इसमें वर्चुअली भी हिस्सा लिया था। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 21वां SCO शिखर सम्मेलन 2021 कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो आपको बताना है ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे। और वैसे आपको बता दूं कि इसमें भारत से भी फिजिकली भारत के जो डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं वो वहां पर पहुंचे थे, लेकिन PM नरेंद्र मोदी ने इसमें वर्चुअली हिस्सा लिया। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात गुलाब का नाम कौन से देश द्वारा दिया गया था? तो सितंबर महीने में एक साइक्लोन आया था बंगाल की खाड़ी में और इसका नाम था गुलाब। तो उसने जो गुलाब नाम दिया था ये पाकिस्तान कंट्री ने दिया था। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके कुछ ही दिनों बाद एक और साइक्लोन आया था जो कि आया था अरब सागर में, और फिर ये आगे गल्फ ऑफ ओमान की तरफ बढ़ गया था और इसने ओमान और UAE इन सब कंट्रीज को प्रभावित किया। उस साइक्लोन का नाम था शाहीन और इसको नाम दिया था कतर देश ने। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। शाहीन नाम दिया था कतर ने और ये आया था अरब सागर में, जबकि गुलाब नाम दिया था पाकिस्तान ने और ये आया था बंगाल की खाड़ी में। 13 सितंबर को गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों इस महीने के अंदर 2 राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री बदल गए हैं, और वैसे भी ये जो महीना है सितंबर महीना ये अपॉइंटमेंट्स की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि लगभग 15 से 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इस महीने के अंदर हुई हैं। 4 राज्यों के राज्यपाल बदल गए हैं, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बने हैं और कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। तो आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना है, हम लोग सभी कुछ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा अभी तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे विजय रूपानी, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद अब गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बन गए हैं भूपेंद्र भाई पटेल। ये गुजरात के अंदर जो घटलोडिया विधानसभा क्षेत्र है वहां से ये विधायक हैं, तो इन्हीं को गुजरात का नया मुख्यमंत्री अपॉइंट किया गया है। अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर सितंबर महीने में मुख्यमंत्री बदल गए हैं, और इन दोनों में ही जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद नए मुख्यमंत्री को अपॉइंट किया गया है। अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पर आप जानते हैं इस समय कांग्रेस की सरकार है और अभी तक यहाँ के मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद अब जो नए मुख्यमंत्री बने हैं इनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। तो चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसी तरीके से गुजरात के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और अभी तक यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो थे विजय रूपानी, लेकिन अब इनकी जगह ली है गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने। तो इन दोनों लोगों के बारे में आपको याद रखना है। चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं ये 16वें मुख्यमंत्री हैं, जबकि भूपेंद्र भाई पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं ये 17वें मुख्यमंत्री बने हैं। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों डुगोंग जो है ये एक समुद्री जीव होता है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसको समुद्री गाय भी कहा जाता है। और आपको पता होगा कि भारत का जो तमिलनाडु राज्य है इसके और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर पाक खाड़ी है और यहीं पर सबसे ज़्यादा मात्रा में डुगोंग पाए जाते हैं। तो अब तमिलनाडु की सरकार ने अनाउंस किया है कि डुगोंग के संरक्षण के लिए भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु। तो याद रखिएगा तमिलनाडु के अंदर भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO के रूप में किसकी पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो अगर आपको ये पता है कि IDFC फर्स्ट बैंक के वर्तमान समय में MD और CEO कौन है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं को फिर से अपॉइंट करने की मंजूरी मिल गई है बाय RBI। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि V वैद्यनाथन। जब से IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट बैंक का मर्जर हुआ है और IDFC फर्स्ट बैंक का निर्माण हुआ है, तब से IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO हैं V वैद्यनाथन, और इन्हीं को एक बार फिर से अपॉइंट करने की मंजूरी मिल गई है। IDFC फर्स्ट बैंक जो है ये एक प्राइवेट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है।
हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार अपॉइंट किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपना इकोनॉमिक एडवाइजर अपॉइंट किया है एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को। रजनीश कुमार ने हाल ही में एक किताब भी लिखी है अपने जीवन के ऊपर, जिसका नाम है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, ए बैंकर्स मेमोयर। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। और जो भारत पे है, उन्होंने अपना इनको अध्यक्ष भी बनाया है। लद्दाख प्रशासन ने निम्न में से किसे अपना राजकीय पशु घोषित किया है? तो हाल ही में लद्दाख ने अपना स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड दोनों ही डिक्लेयर किया है। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है स्नो लेपर्ड, यानी कि हिम तेंदुआ। इसको लद्दाख प्रशासन ने अपना स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया है। इसी तरीके से ब्लैक नेकेड क्रेन, यानी कि काली गर्दन वाला जो सारस होता है, इसको लद्दाख प्रशासन ने अपना स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया है। यानी कि अब लद्दाख का राजकीय पक्षी बन गया है ब्लैक नेकेड क्रेन, यानी कि काली गर्दन वाला सारस, और यहाँ का राजकीय पशु बन गया है स्नो लेपर्ड, यानी कि हिम तेंदुआ। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया था। यहाँ पर स्टेट एनिमल पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा हिम तेंदुआ। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखते चलना है। जहां भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको साथ में बताता चलूंगा। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, वासुदेव परांजपे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, आपको बताना है कि ये कौन से खेल से जुड़े थे। तो वासुदेव परांजपे जो हैं, ये भारत के एक मशहूर क्रिकेट कोच थे। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने भारत के कई सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को ट्रेन किया था। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के नए अध्यक्ष बन गए हैं वी.आर. चौधरी। तो अब ये बन गए हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो विवेक राम चौधरी तो अब वायुसेना के अध्यक्ष बन गए हैं, जबकि वायुसेना के उपाध्यक्ष बन गए हैं संदीप सिंह। तो दोनों को आपको याद रखना है। अध्यक्ष बने हैं वी.आर. चौधरी और उपाध्यक्ष बने हैं संदीप सिंह। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो प्रमुख तो बन गए हैं विवेक राम चौधरी, लेकिन वाइस चीफ बने हैं संदीप सिंह। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 कौन से 2 देशों में आयोजित किया जाएगा? तो वैसे तो इसका होस्ट इंडिया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसको इंडिया की बजाय 2 कंट्रीज में करवाया जा रहा है। एक तो है यूएई और दूसरा है ओमान। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूएई और ओमान। ये इस बार याद रखिए 7वां संस्करण है और इसका आयोजन 17 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर तक किया जाएगा। ठीक है, 17 अक्टूबर से 14 नवंबर। भारत के किस समुद्र तट को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? ब्लू फ्लैग का जो सर्टिफिकेशन होता है, इसको डेनमार्क की एक संस्था देती है, जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। और ये जो टैग होता है, ये ऐसे बीचेस को दिया जाता है जो कि दुनिया में सबसे साफ समुद्र तट के रूप में जाने जाते हैं। तो सितंबर महीने के अंदर भारत के 2 बीचेस को, यानी कि 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। एक तो है ईडन बीच पुदुचेरी के अंदर और दूसरा है कोवलम बीच तमिलनाडु के अंदर। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। और क्योंकि इससे पहले भारत में 8 बीचेस ऐसे थे जिनको पहले ही ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था, तो यानी कि अब भारत में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पाने वाले बीचेस की संख्या हो गई है 10। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों से किस देश को निलंबित कर दिया है? दोस्तों, 2022 के जो विंटर ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं वो 4 से 5 महीनों के अंदर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनका आयोजन किया जाएगा फरवरी 2022 में। तो फरवरी में इसका आयोजन किया जाएगा और इसमें एक कंट्री को निलंबित कर दिया गया है, यानी कि ये देश इसमें हिस्सा नहीं ले पाएगा। ये है उत्तर कोरिया। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि उत्तर कोरिया ने कोविड-19 का बहाना लेकर टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं लिया था, इसीलिए आईओसी ने इनको निलंबित कर दिया है 2022 के विंटर ओलंपिक गेम्स से। और आप सभी जानते हैं कि विंटर ओलंपिक गेम्स जो नेक्स्ट होने वाले हैं 2022 में, इसका आयोजन किया जाएगा चीन की राजधानी बीजिंग में। हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बन गए हैं? तो राज्यसभा के अंदर हाल ही में नए महासचिव बने हैं पीपी के रामाचार्युलू। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में एक एग्जाम के अंदर ये पूछा भी जा चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस महीने के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनके बारे में।
तो इस वीडियो को आपको तुरंत पॉज करना है और सबसे पहले आपको इसका आंसर खुद से सोचना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर क्या आएगा, फिर मैं आपको यहाँ पर आंसर बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर सबके आंसर्स बताता हूँ। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष बन गए हैं विवेक राम चौधरी, अभी मैंने आपको बताया। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पर भारत की रक्षा करता है, इसके नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं पंकज कुमार सिंह। हाल ही में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में भी विस्तार किया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने हैं पंकज कुमार सिंह। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी, इसके नए महानिदेशक बन गए हैं गुरबीर पाल सिंह। ये भारत के युवाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं जेबी महापात्रा। इसके बाद यहाँ पर अगला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं इकबाल सिंह लालपुरा। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल, जो भारत की एक महारथन कंपनी है, इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं अरुण कुमार सिंह। तो ये सभी अपॉइंटमेंट्स आपको याद रखनी है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि इनको हम आगे इसी वीडियो के अंदर एमसीक्यू के रूप में भी देखेंगे। तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। साल 2021 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है, ये साइंस की फील्ड में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ये भारत के जो महान वैज्ञानिक थे शांति स्वरूप भटनागर, उन्हीं की याद में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार इस साल कुल मिलाकर 11 वैज्ञानिकों को दिया गया है। बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है। टोटल 7 कैटेगरीज होती हैं जिनमें ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इस वर्ष आईपीएल 2021 का दूसरा चरण कौन से देश में आयोजित किया गया? तो आईपीएल जो टूर्नामेंट होता है, इस बार इसका आयोजन 2 चरणों में करना पड़ा, क्योंकि कोविड-19 महामारी के चलते इसके कुछ मैच ही हो पाए थे और फिर उसके बाद इसको रोक दिया गया और अभी दूसरा चरण इसका आयोजन किया गया। तो इसका जो पहला चरण था उसका आयोजन भारत में किया गया था, जिसमें 29 मैच खेले गए थे। लेकिन इसका जो दूसरा चरण हुआ है, ये भारत में नहीं बल्कि यूएई के अंदर करवाया गया और इसमें टोटल 31 मैच खेले गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर होगा यूएई, क्योंकि यहाँ पर दूसरा चरण पूछा गया है। और अभी तक तो आईपीएल का समापन भी हो चुका है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस बार के आईपीएल का खिताब जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। चौथी बार आईपीएल का खिताब जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने और इसने फाइनल में हराया था कोलकाता नाइट राइडर्स को। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि आईपीएल के इतिहास में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पूरे आईपीएल के इतिहास में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आपको पता है मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं और इन्होंने जिस टीम के खिलाफ 1000 रन बनाए हैं, ये है कोलकाता नाइट राइडर्स। तो इसका नाम भी याद रखिएगा। आईपीएल की किसी एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? वैसे तो अब तक कई सारे खिलाड़ियों ने 200 से ज़्यादा मैच खेले हैं आईपीएल के अंदर, लेकिन किसी एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली, जो कि आपको पता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलते हैं। तो आरसीबी के लिए इन्होंने 200 मैच खेले हैं। हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोटो की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो बिटकॉइन का संस्थापक माना जाता है सतोशी नाकामोटो को और इनकी हाल ही में स्टैचू का अनावरण किया है हंगरी देश ने और ये इनका पहला स्टैचू है जो कि किसी भी देश ने अनवील किया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हंगरी की राजधानी जो बुडापेस्ट है, यहीं पर एक पार्क के अंदर इनकी ये स्टैचू लगाई गई है। भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद और अभी लेटेस्ट भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं राजा ऋत्विक। ये तेलंगाना राज्य से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2021 की समग्र श्रेणी में कौन से संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग जो होती है, इससे हमको पता चलता है कि भारत के अंदर अलग अलग फील्ड्स में पढ़ाई करने के लिए जो गवर्नमेंट संस्थान हैं, उनमें सबसे बेस्ट संस्थान कौन से हैं। तो हाल ही में यही रैंकिंग जारी की गई है 2021 के लिए। इसमें ओवरऑल कैटेगरी में नंबर 1 स्थान हासिल किया है आईआईटी मद्रास ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं जो एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग है, इसमें इस बार कुल मिलाकर 11 कैटेगरीज को शामिल किया गया है।
पहले इसमें 10 कैटेगरी ही थी, लेकिन इस बार एक नई कैटेगरी को ऐड किया गया है और ये है रिसर्च की कैटेगरी। यानी कि भारत के अंदर जो शोध संस्थान हैं उनमें कौन से संस्थान बेस्ट हैं उसके लिए एक नई कैटेगरी बनाई गई है। और इसमें नंबर 1 स्थान हासिल किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने, जिसने यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में भी नंबर 1 स्थान हासिल किया है। यहाँ पर मैंने सभी कैटेगरीज के अंदर जो बेस्ट संस्थान हैं उनके नाम यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, तो आप इनको बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है और इसी ने इंजीनियरिंग की भी कैटेगरी में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है इनको याद रखने का, उसी क्रम में मैंने इनको लिखा है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, जो ग्रीन कलर में मैंने लिखा है ये सभी दिल्ली के संस्थान हैं, तो इनको मैंने इस क्रम में लिखा है ताकि आप इनको आसानी से याद रख पाएं, और कलर कोड भी मैंने उसी तरीके से लिखा है। तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना के प्रमुखों का 8वां सम्मेलन कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मंच होता है जहां पर भारतीय सेना के जो वर्तमान प्रमुख हैं और जो भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं वो सभी यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होते हैं और सभी के अनुभवों को आपस में साझा किया जाता है, जिससे आगे की बेहतर रणनीति बनाई जा सके। तो हाल ही में भारतीय सेना के प्रमुखों का जो 8वां सम्मेलन हुआ था ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में, और इसमें इस बार नेपाल के भी जो प्रमुख हैं उनको इन्वाइट किया गया था। 18 सितंबर को किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया? वैसे तो उज्ज्वला योजना का जो दूसरा चरण है यानी कि उज्ज्वला 2.0, इसका राष्ट्रव्यापी शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 महीने पहले ही कर दिया था, अगस्त महीने में। तो 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के महोबा से इसको लॉन्च किया था। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। जबकि हाल ही में भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं ये मध्य प्रदेश की यात्रा पर गए थे और वहां पर इन्होंने जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया। तो आप बोल सकते हैं कि राज्य के स्तर पर मध्य प्रदेश के अंदर इसका शुभारंभ किया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। लेकिन आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका शुभारंभ किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त महीने में उत्तर प्रदेश के महोबा से, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। निम्न में से कौन से राज्य की सोजत मेहंदी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हाल ही में एक मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है जिसका नाम है सोजत मेहंदी, और इसका संबंध है राजस्थान से। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा सितंबर 2021 में जिन भी उत्पादों को जीआई टैग मिला है और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मणिपुर की हाथी मिर्च को हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये जो हाथी मिर्च है इसको बोला जाता है सिरारा खोंग मिर्च, क्योंकि ये मणिपुर के सिरारा खोंग नाम के गांव में उगाई जाती है, तो इसको मिला है जीआई टैग। इसके अलावा मणिपुर के ही तामेंगलोंग संतरा को भी जीआई टैग मिला है। तामेंगलोंग जो है ये मणिपुर का एक जिला है जहां पर इसको उगाया जाता है। तो मणिपुर के 2 उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग मिला है, एक तो है हाथी मिर्च और दूसरा है तामेंगलोंग संतरा। फिर इसके अलावा नागालैंड का नागा खीरा, ये याद रखना काफी आसान है। मिजो जिंजर, ये मिजोरम का प्रोडक्ट है, इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। राजस्थान की सोजत मेहंदी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और आखिर में है चावल से बनाई जाने वाली शराब जिसको बोलते हैं जुडिमा राइस वाइन, ये है असम की, तो इसको भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इन सभी उत्पादों के बारे में आपको याद रखना है, इनमें से डेफिनेटली आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 11 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से कौन से शहर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन से शहर में एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी जहां पर बच्चे लॉ की पढ़ाई कर सकेंगे, और इसकी आधारशिला रखी है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 11 सितंबर को। तो ये है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज। तो प्रयागराज में एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है ये भारत में माइनॉरिटीज के हितों के लिए काम करता है। इसके नए अध्यक्ष हाल ही में बन गए हैं इकबाल सिंह लालपुरा। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो भारत के अंदर नर्सिंग के क्षेत्र में जो भी महिलाएं अपना विशिष्ट योगदान देती हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ये भारत के अंदर नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार होता है। तो ये हाल ही में दिया गया है ब्रिगेडियर एसबी सरस्वती को, क्योंकि अभी तक ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी कि MNS जिसको बोलते हैं सैन्य नर्सिंग सेवा, इसके अंदर ये उप महानिदेशक के पद पर कार्यरत थी
और इन्होंने भारत में नर्सिंग के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। तो इसीलिए ब्रिगेडियर एसपी सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इनको ये पुरस्कार प्रेजेंट किया था भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो इनका नाम आप जानते ही हैं, लसिथ मलिंगा। ये श्रीलंका के एक तेज गेंदबाज थे। हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अगला सवाल भी यहाँ पर इसी से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि निम्न में से किस देश के क्रिकेटर डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो जिस तरीके से लसिथ मलिंगा ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, इसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं डेल स्टेन। इन्होंने भी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। सो इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर आप इनकी शर्ट में भी देख सकते हैं। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय को स्थान मिला है? तो हाल ही में टाइम पत्रिका ने साल 2021 के लिए दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है और इसमें भारत के 3 लोगों को शामिल किया गया है। एक तो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर दूसरी हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तीसरे व्यक्ति हैं आधार पूनावाला, जो कि आप जानते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 3 इंडियंस इन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021, PM मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, साल 2022 के लिए जो शीतकालीन ओलंपिक खेल खेले जाएंगे, इनके लिए कौन सा आदर्श वाक्य जारी किया गया है? तो जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो के दौरान बताया था कि फरवरी 2022 में विंटर ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जाना है और इसी के लिए हाल ही में आदर्श वाक्य यानी कि मोटो जारी कर दिया गया है, जो कि है टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका आयोजन किया जाएगा चीन की राजधानी बीजिंग में। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अक्सर ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते चलना है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। तो इसी तरीके से आपको वीडियो को पेशेंस के साथ देखते चलना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, 22 से 25 सितंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर थे? तो हाल ही में सितंबर महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिनों के लिए अमेरिका की यात्रा पर गए थे और ये इनकी इस साल की दूसरी विदेश यात्रा थी, क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा ये मार्च महीने के अंदर गए थे बांग्लादेश में और अभी सितंबर महीने में गए हैं कहाँ पर? अमेरिका के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया अमेरिका। इसके बाद वैसे अक्टूबर और नवंबर महीने में ये 2 देश और जाने वाले हैं, एक तो है इटली और दूसरा है ब्रिटेन। तो इनके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अमेरिका यात्रा से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, 24 सितंबर को क्वाड की पहली प्रत्यक्ष शिखर वार्ता कौन से शहर में आयोजित की गई? तो आपको पता है क्वाड के अंदर 4 देश आते हैं। ये 4 देश कौन कौन से हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। तो इन्हीं चारों देशों के जो लीडर्स हैं उनकी पहली प्रत्यक्ष शिखर वार्ता का आयोजन हाल ही में किया गया है, यानी कि चारों देशों के जो लीडर्स हैं वो आमने सामने उन्होंने बैठक की और ऐसा पहली बार हुआ। तो ये बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? वाशिंगटन DC में, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। और यही वो मेन कारण था जिसमें हिस्सा लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अमेरिका की यात्रा की है। अब अगला सवाल देखते हैं, 25 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को संबोधित किया है? आपको पता है कि हर साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक सत्र होता है, तो इस बार ये 76वां सत्र हाल ही में शुरू हुआ है। तो इसको संबोधित किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सितंबर 2021 में किस देश ने भारत को 157 कलाकृतियां और पूरा अवशेष सौंपा है? तो अभी इस यात्रा के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से वापस आने लगे तो वापसी के दौरान इनको अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने 157 कलाकृतियां और पूरा अवशेष भेंट किए हैं। ये ऐसी कलाकृतियां और पूरा अवशेष हैं जो कि भारत से अवैध रूप से अमेरिका पर ले जाई गई थी और अब अमेरिका ने इनको वापस कर दिया है भारत को। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अमेरिका यात्रा से ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। निम्न में से कौन से देश ने वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत की थी?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि भारत। तो कोविड-19 से निपटने में भारत ने अपने पड़ोसी देशों की हेल्प करने के लिए और मित्र देशों की हेल्प करने के लिए वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत की थी। इसके जरिए भारत ने अपने मित्र देशों को कोविड-19 वैक्सीन का निर्यात किया। लेकिन आपको पता है कि कोविड-19 महामारी की जब सेकेंड वेव भारत में आई तब इस पहल को रोक दिया गया था, क्योंकि भारत में घरेलू डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन अब जब भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन काफ़ी हो चुका है तो अब भारत इसको निर्यात कर सकता है, तो इसीलिए हाल ही में इसको अब फिर से शुरू किया जा रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इससे हमको पता चलता है कि दुनिया के मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज कौन से हैं, वो कौन से देश हैं जो कि नवाचार को सपोर्ट करते हैं, नए नए आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं। तो इस इंडेक्स के हिसाब से दुनिया का मोस्ट इनोवेटिव कंट्री है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान है 46। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो है ये इसका 14वां संस्करण था और इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। इसमें नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड, यानी कि दुनिया का मोस्ट इनोवेटिव कंट्री है स्विट्जरलैंड। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है स्वीडन और तीसरे नंबर पर है अमेरिका। फिर ऐसे ही अगर आप भारत का देखेंगे तो भारत इसमें 46वें स्थान पर है। तो इतना आपको याद रखना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने 112 आकांक्षी जिलों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ में साझेदारी करी है? तो भारत के जो सबसे कम विकसित जिले हैं इनकी संख्या 112 और नीति आयोग ने इनको आकांक्षी जिलों की संज्ञा दी है, यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो हाल ही में नीति आयोग ने क्या किया है, बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बायजूस के साथ में साझेदारी करी है। तो बायजूस का जो प्रीमियम कोर्सेज होते हैं उनको यहाँ के बच्चों को फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। 27 सितंबर को डीआरडीओ ने कौन से स्थान से आकाश प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक पहला परीक्षण किया है? तो आकाश प्राइम मिसाइल जो है ये आकाश मिसाइल का ही एक लेटेस्ट वर्जन है। ये और भी ज़्यादा सटीकता से अपनी निशाने को हिट करती है। तो आकाश प्राइम मिसाइल जो है इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर है और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो अभी इसका जो पहला सफल परीक्षण किया गया ये किया गया ओडिशा के चांदीपुर से। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को। तो आप देख सकते हैं अभी हाल ही में इसके 3 साल कंप्लीट हो गए हैं और इसी अवसर पर आरोग्य मंथन 3.0 कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको कुछ और योजनाओं के बारे में याद रखना है जो कि सितंबर महीने में किसी साल में शुरू की गई थी, जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अभी मैंने आपको बताया कि इसके 3 साल कंप्लीट हो गए हैं क्योंकि इसको 2018 में 23 सितंबर को शुरू किया गया था। ऐसे ही हर घर में बिजली पहुंचाने के मकसद से सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2017 को और अभी इसको 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ही भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2014 को और इसके हाल ही में 7 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो इन सभी योजनाओं के बारे में आपको याद रखना है क्योंकि अक्सर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी भी योजना को कौन से साल में लॉन्च किया गया था। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ईवी रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? ईवी रामास्वामी जो हैं ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे तमिलनाडु के। तो हाल ही में इनकी 143वीं जयंती मनाई गई थी 17 सितंबर को और इसी को तमिलनाडु की सरकार ने सोशल जस्टिस डे यानी कि सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तमिलनाडु। 400 डेज ये जो किताब है इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। आपको बताना है इसको किसने लिखा है। 400 डेज जो उपन्यास है ये भारत के मशहूर लेखक चेतन भगत द्वारा लिखी गई है और ये इनका 10वां उपन्यास है। 15 सितंबर को लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सितंबर महीने के अंदर 4 राज्यों में नए राज्यपाल बने हैं, उन्हीं में से एक है उत्तराखंड राज्य, क्योंकि उत्तराखंड की जो अभी तक राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अब उसी के बाद उत्तराखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 राज्यों में हाल ही में नए राज्यपाल बने हैं और उनको यहाँ पर मैंने कलर किया हुआ है, जैसे कि है पंजाब। तो पंजाब के नए राज्यपाल बन गए हैं बनवारी लाल पुरोहित। फिर इसके बाद दूसरा राज्य है उत्तराखंड।
उत्तराखंड के नए राज्यपाल बन गए हैं कौन, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो राज्य है ये भारत का पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड है, यहाँ के नए राज्यपाल बन गए हैं जगदीश मुखी। और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए कर रखा हुआ है क्योंकि इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये अभी के समय असम के अंदर परमानेंट राज्यपाल हैं, इनको कुछ समय के लिए नागालैंड के राज्यपाल का भी प्रभार दिया गया है। फिर इसके बाद अगला राज्य है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के नए राज्यपाल बन गए हैं RN रवि। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि कौन से राज्य के कौन राज्यपाल हाल ही में बने हैं। तमिलनाडु में बने हैं RN रवि, उत्तराखंड के बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, पंजाब के बने हैं बनवारी लाल पुरोहित और नागालैंड के बने हैं जगदीश मुखी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने विदेश सहयोग विभाग की स्थापना की है? तो भारत के जो भी लोग विदेशों में पढ़ना चाहते हैं या फिर काम करना चाहते हैं उनकी मदद करने के लिए हाल ही में हरियाणा की सरकार ने एक अलग विभाग बनाने की अनाउंसमेंट की है और इसका नाम है विदेश सहयोग विभाग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हरियाणा राज्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन कौन से देश की मेजबानी में आयोजित किया गया? तो दुनिया भर की संसद के अध्यक्षों का जो सम्मेलन होता है इसका हाल ही में 5वां संस्करण आयोजित किया गया। और ये कहाँ पर हुआ था? ये दोस्तों आयोजित किया गया ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो इसमें शामिल होने के लिए भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑस्ट्रिया। निम्न में से किस शहर के अंदर भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई है? फर्नरी वो जगह होती है जहां पर फर्न पौधों को लगाया जाता है और उनकी प्रॉपर देखभाल की जाती है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। और इसका एक मकसद ये भी होता है कि इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शोध हो सके। तो हाल ही में एक ओपन एयर फर्नरी बनाई गई है उत्तराखंड के रानी खेत में और ये भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी बन गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियाज लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी वॉज इनॉग्रेटेड एट रानीखेत इन उत्तराखंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो रानीखेत जो है ये अल्मोड़ा जिले में है, यहीं पर ये बनाई गई है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसमें इस तरीके से जो फर्न होता है उसकी 120 अलग अलग प्रजातियों को रखा गया है जिनका संरक्षण किया जाएगा और ये 4 एकड़ में फैला हुआ है। 21 सितंबर को कौन से शहर के अंदर 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया है? ठीक है, अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो आपको बताना है कि ये कौन से शहर में आयोजित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि लेह लद्दाख। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 21 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। तो इस बार जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया लद्दाख की राजधानी लेह में। इस समय लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा किशन माथुर। इस समय भारत के जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने हाल ही में कौन से राज्य के अंदर मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का शुभारंभ किया गया? और जैसा कि इसका नाम है ऐसा ही इसका काम भी है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, यानी कि हवाई मार्ग से मेडिसिन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाएगा। तो इस तरह की जो पहली परियोजना है इसको शुरू किया गया है हाल ही में तेलंगाना राज्य के अंदर। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और क्योंकि इसको भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने लॉन्च किया है सो इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी से जुड़ा हुआ यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्न में से किसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय का नया सचिव अपॉइंट किया गया है? तो भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और इस मंत्रालय में सचिव बनाया गया है राजीव बंसल को। आप जानते हैं कि जो राजीव बंसल हैं ये एयर इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो इन्हीं को अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव भी बना दिया गया है। एयर इंडिया जो है अब इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया है, इसको खरीद लिया है टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपए में। ये भी आपको याद रखना है। भारत नेपाल संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कौन से स्थान पर आयोजित किया गया? सूर्य किरण आप जानते हैं ये भारत और नेपाल के बीच में होने वाला एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी कि दोनों देशों की जो आर्मी होती है उनके बीच में इसका आयोजन किया जाता है। तो हाल ही में इसका जो 15वां संस्करण हुआ है ये आयोजित किया गया भारत में ही, और भारत में कहां पर हुआ है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कौन से देश में किया गया? तीरंदाजी को अंग्रेजी में बोला जाता है आर्चरी,
तो हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया और ये हुई है अमेरिका के अंदर। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस टूर्नामेंट में भारत ने सिर्फ 3 मेडल जीते हैं और तीनों के तीनों हैं सिल्वर मेडल। इन 3 मेडल में से एक मेडल भारत को दिलाया है वुमेन्स इंडिविजुअल की कैटेगरी में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। तो भारत के जो मशहूर तीरंदाज हैं ज्योति सुरेखा वेन्नम, इन्होंने महिलाओं की एकल इवेंट में एक सिल्वर मेडल जीता है। यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। इसका आयोजन अमेरिका के यंगटन में किया गया। नंबर 1 पर था दक्षिण कोरिया, भारत का स्थान था 5वां, क्योंकि भारत ने 3 मेडल जीते हैं और भारत के जो तीनों मेडल मिले हैं यहाँ पर आप इनके बारे में देख सकते हैं। नीति आयोग ने शून्य प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो भारत के शहरी क्षेत्र के अंदर जो डिलीवरी वाहन इस्तेमाल किए जाते हैं, इनकी जगह पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाए ताकि शहरों के अंदर डिलीवरी वाहनों से किसी भी तरह का प्रदूषण ना हो। इसी उद्देश्य के साथ हाल ही में नीति आयोग ने शून्य पहल की शुरुआत की है। तो शून्य पहल का मकसद ये है कि शहरी क्षेत्र के अंदर जो डिलीवरी वाहन नॉर्मल इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी जगह पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना ताकि इनसे होने वाले प्रदूषण को जीरो किया जा सके। 17 सितंबर को इनमें से किस शहर में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक आयोजित की गई? जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि वस्तु और सेवा कर। तो हाल ही में जीएसटी काउंसिल की जो 45वीं बैठक हुई है, इसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और जैसा कि आप जानते हैं, जीएसटी काउंसिल जो होती है इसकी अध्यक्षता की जाती है भारत के वित्त मंत्री के द्वारा, जो कि इस समय है निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक लखनऊ के अंदर आयोजित की गई। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट स्थापित किया गया है? कार्बन कैप्चर प्लांट यानी कि हवा में मौजूद कार्बन को सोखने के लिए ये प्लांट स्थापित किए जाते हैं। तो हाल ही में जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट स्थापित किया गया है, यह स्थापित किया गया आइसलैंड के अंदर। इसको जिस कंपनी ने स्थापित किया उसका नाम है कार्बफिक्स। 1 से लेकर 10 सितंबर तक भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 21 आयोजित किया गया? काजिंद अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है, ये इसके नाम में ही लिखा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं KAZ का मतलब है कजाकिस्तान और IND का मतलब है इंडिया, यानी कि ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कजाकिस्तान। और ये इस बार भारत में नहीं हुई है, ये कजाकिस्तान में ही हुई है। वहाँ पर जो आयशा बीबी ट्रेनिंग नोड है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे सितंबर 2021 के अंदर जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस हुई हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम आर्मी की देखते हैं। आर्मी की सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हुई हैं सितंबर महीने में। एक तो है काजिंद 21 और दूसरी है सूर्य किरण 15। यहाँ पर आपको 21 और 15 में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो 21 है इसका मतलब है कि ये 2021 में हुई है, जबकि यहाँ पर जो 15 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये इसका 15वां संस्करण है। तो यहाँ पर कुछ भी लिखा जा सकता है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो काजिंद 21 जो अभ्यास है ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित किया गया आयशा बीबी ट्रेनिंग नोड में। फिर इसके बाद दूसरा है सूर्य किरण 15। इसका आयोजन किया गया भारत और नेपाल के बीच में और ये इस बार भारत में ही हुआ है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेवी की एक्सरसाइज। तो नेवी की टोटल 3 एक्सरसाइज हुई हैं। सबसे पहली है सिम्बेक्स 2021 और इसके आप नाम से देख सकते हैं सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज, यानी कि भारत और सिंगापुर के बीच में जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास होता है उसका नाम है सिम्बेक्स। तो सिम्बेक्स 2021 जो अभ्यास हुआ है ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। इसका आयोजन इस बार किया गया दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी किनारे पर, तो साउथ चाइना सी के अंदर इसका आयोजन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है ओसेंडेक्स और इसका नाम भी आप देखकर समझ सकते हैं। AUS का मतलब है ऑस्ट्रेलिया और IND का मतलब है इंडिया। तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला एक समुद्री अभ्यास होता है। इस बार इसका आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में। तो इस बार ये भारत में नहीं हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका आयोजन किया गया। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति अभ्यास जो होता है ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि इसके नाम से आप गेस नहीं कर सकते हैं। समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जाता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। इस बार इसका आयोजन किया गया है सुंडा जलडमरू मध्य के इलाके में, ठीक है, जावा और सुमात्रा आइलैंड के बीच में जो सुंडा स्टेट है यहीं पर इसका आयोजन किया गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 ऐसे अभ्यास जिनका आयोजन रूस के अंदर किया गया है और ये बहुपक्षीय अभ्यास हैं।
जैसे कि जैपेड 2021, इसका आयोजन रूस ने किया है। इसका आयोजन किया गया रूस के नोवगोग्राद क्षेत्र के अंदर। फिर इसके बाद नेक्स्ट है पीसफुल मिशन 2021। ये एससीओ अभ्यास होता है, यानी कि एससीओ के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। तो रूस द्वारा इसका भी आयोजन किया गया। ये हुआ है दक्षिण पश्चिम रूस के ओरेनबर्ग क्षेत्र में। तो ये दोनों अभ्यास जो हैं ये रूस के द्वारा आयोजित किए गए रूस में ही, और इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था दोनों के अंदर। तो आई होप आपको ये सभी एक्सरसाइज याद रहेंगी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर इन सभी को एक साथ बताया है। तो अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रही है? तो अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, वित्त वर्ष 2021-22, इसकी पहली तिमाही में यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक में भारत की जीडीपी वृद्धि दर रही है 20.1%। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक किसको अपॉइंट किया गया है? तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंकज कुमार सिंह। तो बीएसएफ जो है ये भारत की पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर पर रक्षा करता है। इसकी स्थापना हुई थी भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के बाद में। तो इसके हाल ही में नए महानिदेशक बन गए हैं पंकज कुमार सिंह। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साल 2030 तक। आप जानते हैं कि भारत के अंदर रेबीज के ज्यादातर मामले कुत्तों के काटने से ही होते हैं। तो अब इसको खत्म करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान जारी किया है, जिसका लक्ष्य है कि 2030 तक भारत से रेबीज का उन्मूलन करना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने राज्यों के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क लगाने की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, चिकित्सा में जो उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं आज के समय इनको ज़्यादातर दूसरे देशों से ही आयात किया जाता है। अगर मैं डेटा की बात करूं तो 70% से भी ज़्यादा जो चिकित्सा उपकरण होते हैं इनको भारत दूसरे देशों से आयात करता है। तो अगर भारत को आत्मनिर्भरता हासिल करनी है तो ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क दूसरे कंट्री से आयात किए जा रहे हैं इनको भारत में ही बनाना होगा। तो इसीलिए हाल ही में केंद्र सरकार ने मेडिकल डिवाइसेस को सपोर्ट करने के लिए एक योजना लॉन्च की है, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क्स। इसके जरिए भारत के अलग अलग शहरों में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाएंगे, जहां पर मेडिकल डिवाइसेस को आसानी से कम लागत में बनाया जाएगा। तो अभी के लिए ये जो योजना है ये 5 सालों के लिए लागू की जाएगी और इन 5 सालों में 400 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे और इन 400 करोड़ के जरिए टोटल 4 मेडिकल डिवाइस पार्क भारत में बनाए जाएंगे, यानी कि हर एक मेडिकल डिवाइस पार्क के ऊपर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो 4 डिवाइस पार्क बनेंगे ये कहाँ होंगे ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एक बनेगा इसमें हिमाचल प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और चौथा बनेगा तमिलनाडु में। मैं एक बार फिर से यहाँ पर राज्यों के नाम बता देता हूँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। यहीं पर सबसे पहले मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाएंगे। निम्न में से कौन से राज्य की हाथी मिर्च या फिर सिराराखोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया भी था। इसका आंसर होगा मणिपुर। तो मणिपुर के 2 प्रोडक्ट्स को हाल ही में जीआई टैग मिला है। एक तो है हाथी मिर्च जिसको सिराराखोंग मिर्च भी कहा जाता है, और दूसरा है तामेंगलोंग संतरा। यहाँ पर आप इनको देख भी सकते हैं, यह है हाथी मिर्च और यह है तामेंगलोंग संतरा। 9 सितंबर 2021 को किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपात लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया है? यानी कि किसी इमरजेंसी के दौरान इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर लड़ाकू विमानों को उतारा जा सकता है। तो ये कौन सा है? ये है NH 925। तो हाल ही में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और भारत के जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इस आपात लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया है, जो कि NH 925 के ऊपर बनाई गई है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है राजस्थान के बाड़मेर जिले में। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। इसी तरीके से भारत के अलग अलग स्थानों पर 20 अलग अलग स्थानों पर इस तरीके से आपात लैंडिंग फील्ड का विकास किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि भारत में पहली बार किसी नेशनल हाईवे के ऊपर आपात लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया है और ये नेशनल हाईवे है NH 925। 20,000 करियर रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं?
तो ये न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने करियर के अंदर 20,000 रन पूरे किए हैं। तो इनको आप जानते ही हैं, ये है मिताली राज। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में कोई भी पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि सुहास यतिराज। सुहास यतिराज जो हैं ये कर्नाटक से हैं और अभी के समय ये नोएडा में डीएफ के पद पर हैं। तो इन्होंने इस बार के पैरालंपिक खेलों में एक सिल्वर मेडल भारत के लिए जीता है और इस तरीके से पैरालंपिक खेलों के इतिहास में कोई भी पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बन गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के बारे में, जिसका आयोजन हाल ही में 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर 2021 तक आयोजन किया गया। इस बार का मेजबान शहर था टोक्यो, जापान, और ये इसका 16वां संस्करण था। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आप इसका लोगो देख सकते हैं और ये जो है ये था इसका शुभंकर यानी कि मैस्कट। तो इसका मैस्कट का नाम क्या था? सोमाइटी। अब यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं इस बार के टोक्यो पैरालंपिक से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पर पहला सवाल है, 2020 पैरालंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य यानी कि मोटो। तो इस बार का मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। नॉर्मल ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स दोनों के लिए इस बार का मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। फिर अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2020 का शुभंकर यानी कि मैस्कट क्या है? तो मैस्कट इस बार दोनों के अलग अलग थे। जो नॉर्मल ओलंपिक्स थे उसके लिए शुभंकर था मिराई तोवा, लेकिन जो पैरालंपिक गेम्स में है इसके लिए शुभंकर था सोमाइटी। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो अगर हम इस साल के टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स की बात करें तो इसकी ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे टेक चंद। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आई होप आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर इजीली कर पा रहे होंगे। इस पर मैंने एक अलग सी वीडियो भी अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो अगर हम यहाँ पर पदक तालिका की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर 1 पर कौन सा देश है? चाइना, क्योंकि चाइना ने ही सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, 207 मेडल, जिनमें से गोल्ड मेडल की संख्या है 96। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर है ब्रिटेन और तीसरे नंबर पर है अमेरिका। और अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत टोटल 19 मेडल के साथ में 24वें स्थान पर है। तो ये आपको रैंक याद रखनी है, भारत का स्थान है 24वां और भारत ने टोटल 19 मेडल जीते हैं। इन 19 मेडल में से 5 हैं गोल्ड मेडल, 8 हैं सिल्वर मेडल और 6 हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो अब हम लोग क्वेश्चन पर देखते हैं। यहाँ पर प्रथम स्थान पर कौन सा देश है ये पूछा गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चाइना। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इसमें 24वें स्थान पर रहा है, 24वें स्थान पर, क्योंकि भारत ने टोटल 19 मेडल जीते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत को कुल कितने मेडल मिले हैं? तो अभी मैंने आपको बताया भारत को इसमें टोटल मिले हैं 19 मेडल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी 19 पदक विजेता हैं जिन्होंने इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत को मेडल दिलाए हैं। इनमें से 5 हैं गोल्ड मेडल, 8 हैं सिल्वर मेडल और 6 हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो अगर आपको इन सभी खिलाड़ियों के बारे में जानना है कि ये कौन से खेल से संबंधित हैं, कौन से राज्य से हैं, तो आप उसके लिए कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ कवर करेंगे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं इनके बारे में, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार के जो स्वर्ण पदक विजेता हैं टोटल हैं 5। इनमें से सिर्फ एक ही महिला हैं और वो हैं अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा जो हैं ये शूटिंग यानी कि निशानेबाजी से संबंधित हैं और ये राजस्थान से हैं। फिर इसके बाद दूसरे पर हैं मनीष नरवाल, ये निशानेबाजी के अंदर इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है और ये हैं हरियाणा राज्य से। फिर इसके बाद भारत को 2 गोल्ड मेडल दिलाए हैं इन दोनों लोगों ने, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर। प्रमोद भगत हैं बिहार से और कृष्णा नागर हैं राजस्थान से। फिर इसके बाद लास्ट में है सुमित अंतिल। सुमित अंतिल ने एथलेटिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है और ये भाला फेंक से संबंधित हैं। तो ये कौन से राज्य से हैं? ये हैं हरियाणा से। तो इन सभी खिलाड़ियों के बारे में याद रखना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस पूरे टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2-2 मेडल जीते हैं। एक तो हैं अवनी लेखरा
और दूसरे हैं सिंघराज अधाना। दोनों लोग जो हैं ये शूटिंग से रिलेटेड हैं। अवनी लेखरा जो हैं इन्होंने जो 2 मेडल जीते हैं, एक तो इनका है गोल्ड मेडल और दूसरा है ब्रॉन्ज मेडल, जबकि सिंघराज अधाना ने एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इन खिलाड़ियों के बारे में भी आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरालंपिक खेल 2020 में निम्न में से किस खेल को पहली बार शामिल किया गया था? तो दोस्तों इस बार के टोक्यो पैरालंपिक्स में 2 ऐसे खेल थे जिनको पहली बार शामिल किया गया। एक तो है बैडमिंटन और दूसरा है ताइक्वांडो। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। और इन दोनों में ही भारत ने हिस्सा लिया था। पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो जो अवनी लेखरा हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये पूरे पैरालंपिक खेलों के इतिहास में पहली महिला हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवनी लेखरा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? तो यहाँ पर आपको बताना है इस बार के टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में पहला मेडल भारत को किसने दिलाया था? ये कोई भी मेडल हो सकता है। तो ये दिलाया था भाभीराबेन पटेल ने, जो कि अगेन याद रखिएगा इस बार के टोक्यो पैरालंपिक्स में सिर्फ 2 ही महिला खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। एक तो भाभीराबेन पटेल जिन्होंने सबसे पहला मेडल जीता था, और इन्होंने कौन सा मेडल जीता? याद रखिए इन्होंने जीता है टेबल टेनिस के अंदर सिल्वर मेडल। और जो दूसरी महिला है उनका नाम मैंने आपको बता ही दिया, अवनी लेखरा। इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे टेकचंद, लेकिन समापन समारोह में ध्वजवाहक बनाया गया अवनी लेखरा को। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोक्यो पैरालंपिक गेम से रिलेटेड जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। अभी आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राजनेता को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह पुरस्कार इनको मिला है। इनका नाम है शेख हसीना, क्योंकि इन्होंने सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में काफी अहम योगदान दिया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। हाल ही में किसने रेल कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया है? रेल कौशल विकास योजना यानी कि इसके जरिए युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा, स्किल ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। तो इसकी शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत की है भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। दोस्तों जो रेल कौशल विकास योजना शुरू की गई है, इसको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ही शुरू किया गया है। इसमें भी स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि अगले 3 सालों के अंदर 50,000 युवाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। और ये जो ट्रेनिंग है ये फ्री में प्रोवाइड की जाएगी इन 4 ट्रेड्स में, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डिंग। इसके लिए पूरे भारत के अंदर 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया गया है, जहां पर इन युवाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और वो भी फ्री में। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर संसद टीवी का शुभारंभ किसने किया है? तो संसद टीवी जो है इसको लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी जो है इनको विलय करके बनाया गया है, और अभी इसको लॉन्च किया है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर 3 व्यक्तियों ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। इन सभी लोगों ने संयुक्त रूप से संसद टीवी का शुभारंभ किया है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है यह हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। 24 से 28 सितंबर तक भारत का पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो नाम के मुताबिक जो भारत का पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल हुआ है, इसके अंदर भारत के जो 12 हिमालयी राज्य हैं उनकी 50 से भी ज्यादा फिल्में दिखाई गई हैं। और इनमें जो सबसे पहली फिल्म दिखाई गई थी वो थी शेरशाह, जो कि कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है। तो शेरशाह फिल्म जो है ये सबसे पहले दिखाई गई। तो यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है कि इसका आयोजन कौन से शहर में किया गया? तो पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल जो है इसका आयोजन किया गया लद्दाख की राजधानी लेह के अंदर। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका उद्घाटन किया था भारत के जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर ने। यूएस ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो दोस्तों यूएस ओपन जो टूर्नामेंट होता है ये साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है। सितंबर महीने में इसका आयोजन किया गया, तो इसको इस बार जीत लिया है। अगर हम महिला एकल की बात करें तो महिला एकल में जीता है एम्मा रादुकानु ने। ये ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने इस बार जीत लिया है।
यहाँ पर मैं आपको दोनों के विनर्स बताता हूँ। देखिए, पुरुष एकल की अगर हम बात करें तो पुरुष एकल में विजेता हैं डेनियल मेडवेडेव जो कि रसिया के खिलाड़ी हैं, और उप विजेता इसमें है नोवाक जोकोविच जो कि हैं सर्बिया से। तो आपको याद रखना है कि विजेता हैं डेनियल मेडवेडेव। फिर इसके बाद महिला एकल की अगर हम बात करें तो महिला एकल में जीता है एम्मा रादुकानु ने, ये ब्रिटेन से हैं, और इन्होंने जिनको हराकर ये जीता है उनका नाम है लेला फर्नांडिस, ये हैं कनाडा से। तो आपको दोनों में ही विजेताओं के नाम याद रखने हैं। डेनियल मेडवेडेव ने जीता है पुरुष एकल का खिताब और एम्मा रादुकानु ने जीता है महिला एकल का खिताब। तो अभी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेनियल मेडवेडेव। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे इस बार जो चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुए हैं उस पर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उसका मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। भारतीय वायुसेना इनमें से किस देश से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 विमान खरीदेगी। तो इसका आंसर करना आसान है, क्योंकि आप जानते हैं मिराज 2000 जो विमान है इसको फ्रांस की कंपनी बनाती है जिसका नाम है डसाल्ट एविएशन। तो इसी कंपनी द्वारा राफेल विमान भी बनाया जाता है। तो इसी से अब भारतीय वायुसेना 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 विमान खरीदेगी। इसी के लिए हाल ही में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी ने किन देशों को बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल किया है। तो एनडीबी जो है यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसी को ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। तो ब्रिक्स देशों का जो बैंक है उसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब इसमें 3 और देश शामिल हो गए हैं, और ये 3 देश हैं यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के लिए 118 अर्जुन MK1A मुख्य युद्धक टैंक किस घरेलू कंपनी से खरीदे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्जुन टैंक का जो नया संस्करण है उसी को बोलते हैं अर्जुन MK1A मेन बैटल टैंक्स। तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 118 मेन बैटल टैंक्स खरीदने के लिए इंडियन आर्मी के लिए मंजूरी दे दी है। तो ये जो 118 अर्जुन MK1A टैंक्स हैं इनको कौन बना रहा है, इनको भारत के अंदर एक प्राइवेट फर्म बना रहा है जिसका नाम है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आवडी। ये तमिलनाडु के चेन्नई में बेस्ड है। तो इसी से 118 अर्जुन MK1A टैंक खरीदे जाएंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन से शहर के अंदर भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी की स्थापना की जाएगी। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी जो कि बनाई जाएगी महाराष्ट्र के पुणे शहर के अंदर। हाल ही में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, इन्होंने ये घोषणा करी है। एक ग्राम पंचायत एक डिजिटल भुगतान सखी मिशन की शुरुआत कहां पर की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर। भारत का जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर हाल ही में यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने एक मिशन की शुरुआत की है जिसका नाम है एक ग्राम पंचायत एक डिजिटल भुगतान सखी। यानी कि हर एक ग्राम पंचायत के अंदर एक डिजिटल भुगतान सखी को अपॉइंट किया जाएगा जो कि पूरी ग्राम पंचायत के अंदर लोगों को डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूक करेंगी। तो याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू किया गया है। पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड किसने अपने नाम कर लिया है। तो अभी तक पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के अंदर सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड था किसके नाम पर, अली दई के नाम पर, जो कि ईरान के एक फुटबॉलर थे। हालांकि अभी के समय ये नहीं खेलते हैं, लेकिन एक समय इन्होंने 109 गोल किए थे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में। लेकिन अब इनका ये रिकॉर्ड टूट गया है क्योंकि जो पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं इन्होंने इनसे भी ज़्यादा 115 गोल कर दिए हैं। तो इस तरीके से पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के अंदर सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें ये जो 3 खिलाड़ी हैं ये अभी के समय नहीं खेलते हैं। तो इस तरीके से अगर हम सिर्फ एक्टिव प्लेयर्स की बात करें तो उनमें भारत के जो सुनील छेत्री हैं वो दूसरे नंबर पर आ जाएंगे, और इसी दूसरे नंबर पर लियोनेल मेसी भी हैं क्योंकि इन दोनों लोगों ने ही 80-80 गोल किए हैं। तो यहाँ पर जो एक्टिव प्लेयर्स हैं उनका बैकग्राउंड मैंने अलग कलर में किया हुआ है। नवंबर 2021 में भारत पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित करेगा। आपको बताना है कि ये कौन से शहर में होगा।
तो भारत पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है और ये आयोजित किया जाएगा नवंबर 2021 के अंदर बिहार के नालंदा में। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत और किस देश के बीच में ओसेंटेक्स नामक नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। AUS का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, IND का मतलब होता है इंडिया, तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। और इस बार ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में इसका आयोजन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विश्व हृदय दिवस 2021 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे 2021? तो दोस्तों इस बार का जो विश्व हृदय दिवस है ये आपको पता है कि 29 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम रखी गई है यूज हार्ट टू कनेक्ट। यूज हार्ट टू कनेक्ट। अब यहाँ पर हम लोग इसी के साथ देखेंगे पूरे सितंबर महीने के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम बनाई गई हैं उनके बारे में। डेफिनेटली यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि सितंबर महीने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना है क्योंकि थीम्स भी इनकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने है 2 सितंबर। 2 सितंबर को हर साल मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे। तो ज़्यादातर डेज जो हैं वो आपको पहले से ही पता होंगे, बस थीम जो है यहाँ पर वही आपको याद रखने की ज़रूरत होगी। फिर इसके बाद 4 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस यानी कि नेशनल वाइल्ड लाइफ डे। तो वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 4 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस। फिर इसके बाद 5 सितंबर को मनाया गया भारत के अंदर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस नेशनल टीचर्स डे, और ये आप जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन होता है। इसके अलावा 5 सितंबर को ही विश्व स्तर पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, जो कि आपको पता होगा जो मदर टेरेसा हैं उनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, यानी कि इसी दिन 5 सितंबर को मदर टेरेसा की डेथ हुई थी। इसके बाद 7 सितंबर को मनाया गया है नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। तो हवा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। और दोस्तों आपको पता होगा ये 2020 में ही पहली बार मनाया गया था। इस बार इसकी जो थीम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखी गई है। इस बार इसकी थीम है हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट। हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट। फिर इसके बाद 8 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो यहाँ पर मैं आपको जिनकी भी थीम बता रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्हीं को आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। 10 सितंबर को मनाया गया है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। इस बार इसकी थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, यानी कि कार्रवाई के जरिए हम लोगों में आशा पैदा कर सकते हैं ताकि वो आत्महत्या का ख्याल ना लाएं। फिर इसके बाद 14 सितंबर को मनाया गया भारत के अंदर हिंदी दिवस, और 15 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। और आपको पता होगा कि 15 सितंबर को ही हर साल क्या मनाया जाता है इंजीनियर्स डे, क्योंकि इस दिन भारत के महान सिविल इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन होता है। तो 15 सितंबर को ही मनाया गया है इंजीनियर्स दिवस। फिर इसके बाद 16 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस। तो दुनिया भर में ओजोन जो लेयर है उसके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। यहाँ पर आप इसकी थीम भी देख सकते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। आपको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत को बचाने के लिए साइन किया गया था, तो इसीलिए इस बार की थीम रखी गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। इसके बाद अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। 17 सितंबर को मनाया गया है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस पेशेंट सेफ्टी डे। इस बार इसकी थीम रखी गई है सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर इस बार की विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की थीम है। फिर इसके बाद 21 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। देन इसके बाद 23 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। और इस बार की इसकी थीम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी थीम रखी गई है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। इसके बाद अगला देखते हैं 25 सितंबर। 25 सितंबर को मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। दोस्तों अंत्योदय जो शब्द होता है इसका मतलब होता है कि समाज के कमजोर वर्ग को ऊपर उठाना। तो ये जो दिवस होता है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में हर साल मनाया जाता है। तो अंत्योदय दिवस ये होता है 25 सितंबर को। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस।
वर्ल्ड टूरिज्म डे। और इस बार की इसकी जो थीम है ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बार इसकी थीम रखी गई है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि समावेशी विकास के लिए पर्यटन। तो अभी तक हम लोग 27 सितंबर तक पहुंच गए हैं, अब और आगे देखते हैं। फिर इसके बाद 28 सितंबर को मनाया गया है विश्व रेबीज दिवस। विश्व रेबीज दिवस, इस बार की इसकी थीम है रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर, यानी कि रेबीज के बारे में फैक्ट्स को जाने, घबराएं बिल्कुल भी नहीं। फिर इसके बाद 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे। और ये मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर बताया था, इसकी इस बार थीम है यूज हार्ट टू कनेक्ट। फिर इसके बाद 30 सितंबर को इस साल मनाया गया है विश्व समुद्री दिवस 2021, वर्ल्ड मैरी टाइम डे 2021। ये जो दिवस होता है ये हर साल अलग अलग दिन होता है, इस बार ये 30 सितंबर को पड़ा है। इस बार के विश्व समुद्री दिवस की थीम रखी गई है सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर, सी फेयरर्स का मतलब होता है नाविक। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि हम लोगों ने 1 से लेकर 30 सितंबर तक के जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे और उनकी जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स थी उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। यहाँ पर जो थीम्स है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो अगर आने वाले समय में किसी भी एग्जाम के अंदर डेज एंड थीम से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो सितंबर महीने से ही पूछा जाए। तो दोस्तों इन सभी को आपको एक ही स्थान पर नोट करना है और 1 से 2 बार आप रिवाइज करेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है। हाल ही में एक पुस्तक रिलीज की गई है जिसका नाम है द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। यानी कि ये जो किताब है ये भारत और चीन के संबंधों के ऊपर लिखी गई है। हालिया घटनाक्रम जो भारत और चीन के बीच में हुए हैं उस पर आधारित ये किताब लिखी गई है। तो आपको बताना इस किताब के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसको लिखा है भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने। कछुआ संरक्षण के लिए बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप जिनको देख रहे हैं ये भारत के एक मशहूर जीव विज्ञानी हैं, इनका नाम है शैलेंद्र सिंह और इन्होंने भारत के अंदर कछुआ संरक्षण के लिए बेहतरीन काम किया है जिसके लिए इनको बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये जो पुरस्कार होता है इसको कछुआ संरक्षण के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिए ये पुरस्कार दिया गया इस बार शैलेंद्र सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डूरंट कप फुटबॉल प्रतियोगिता का 130वां संस्करण कौन से शहर में आयोजित किया गया। तो डूरंट कप जो फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ है इसका 130वां संस्करण हाल ही में कोलकाता के अंदर आयोजित किया गया और इस टूर्नामेंट को जीत लिया है FC गोवा ने। दोस्तों जो गोवा का फुटबॉल क्लब है इसने पहली बार डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट को जीता है और इसने फाइनल में हराया था मोहम्मडन SC को। मोहम्मडन जो स्पोर्टिंग क्लब है उसको हराकर FC गोवा ने पहली बार डूरंट कप प्रतियोगिता का खिताब जीता है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनमें से कौन से खेल को साल 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार इनमें से कौन से खेल को अडॉप्ट करेगी, ये है कुश्ती यानी कि रेसलिंग। तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी उत्तर प्रदेश के बारे में ही है। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटीज के बारे में बताता हूँ जिनकी आधारशिला उत्तर प्रदेश के अंदर रखी गई, यानी कि इनको उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोरखपुर के शहर के अंदर एक आयुष विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और ये उत्तर प्रदेश राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय होगा। इसकी आधारशिला हाल ही में रखी है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी प्रयागराज शहर में और इसकी भी आधारशिला रखी है भारत के राष्ट्रपति ने। फिर इसके बाद यहाँ पर लास्ट में है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी अलीगढ़ शहर के अंदर और इसकी आधारशिला रखी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इसी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी जो है ये कौन से शहर में बनाई जाएगी। आंसर हो जाएगा अलीगढ़। अलीगढ़ जो जिला है ये यहाँ के तालों के लिए और अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके लिए फेमस है। तो अब यहीं पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जिसकी आधारशिला रखी है PM मोदी ने। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 2 योजनाएं शुरू करी हैं। एक का नाम है आत्मनिर्भर कृषि योजना और दूसरी का नाम है आत्मनिर्भर बागवानी योजना।
तो इन दोनों योजनाओं का जो मकसद है ये राज्य के अंदर कृषि और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देना है। तो इस योजना की शुरुआत की है भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी है ईटानगर। यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और इस समय मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू। बाकी यहाँ के राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। और दोस्तों एक चीज और याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग जिला है यहीं पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 किसकी अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित किया गया? तो दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हर साल होता है, जहां पर ब्रिक्स के जो 5 कंट्रीज के टॉप लीडर्स हैं वो हिस्सा लेते हैं, उसका इस बार हाल ही में 13वां संस्करण आयोजित किया गया। और क्योंकि इस साल ब्रिक्स का मेजबान भारत है तो इसीलिए इसकी मेजबानी की है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये जो 5 कंट्रीज के टॉप लीडर्स हैं उन्होंने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। हालांकि ये जो मीटिंग थी ये वर्चुअली इस बार आयोजित की गई। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, फिर यहाँ पर है ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो और ये हैं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। तो इन सभी ने इसमें वर्चुअली हिस्सा लिया है और भारत ने इसकी मेजबानी की। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को G20 के लिए भारत के शेरपा के रूप में अपॉइंट किया गया है? दोस्तों आपको पता है कि इस बार G20 की अध्यक्षता है इटली के पास में, यानी कि 2021 में इसकी अध्यक्षता कर रहा है इटली। फिर इसके बाद 2022 में कौन करेगा? इंडोनेशिया। 2022 में G20 की अध्यक्षता करेगा इंडोनेशिया। और उसके बाद जो 2023 ये ईयर है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। तो ये पहला मौका होगा जब भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। तो इसी के लिए हाल ही में भारत सरकार ने G20 के शेरपा के रूप में अपॉइंट किया है पीयूष गोयल को, जो कि भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार जो G20 समिट इटली की राजधानी रोम में होने वाली है उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT का नया अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो भारत के अंदर जो प्रत्यक्ष कर के लिए बोर्ड है उसके नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है JB महापात्रा को। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आपको उन कंट्रीज के ग्रुप को चुनना है जिन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी AUKUS के गठन की घोषणा करी है। तो जिस तरीके से आप जानते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्वाड ग्रुप बनाया गया था जिसमें 4 देश आते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। अब इसी तरीके से एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी भी शुरू हुई है और इसमें 3 देश शामिल हैं। ये 3 देश कौन से हैं ये याद रखना बहुत भी आसान है। अगर आपको ये पता हो कि ये जो AUKUS है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर A का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, UK का मतलब है ब्रिटेन और US का मतलब है अमेरिका। तो यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए इस नए त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने टीचर्स को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो नेशनल टीचर प्राइज जो है ये हर साल सितंबर महीने के अंदर जो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है उसी दिन प्रदान किया जाता है। और इनको कौन देता है? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो इस बार ये टोटल 44 टीचर्स को प्रदान किया गया है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ने से पहले इस महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो हैं वो देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले है ब्लू प्लैनेट पुरस्कार। ये दिया गया है भारत के एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को जिसका नाम है तीस्ता 5 पावर स्टेशन, जो कि 510 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर स्टेशन है और ये बनाया गया है सिक्किम के अंदर। फिर नेक्स्ट है बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। अभी कुछ क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था, यह दिया गया है भारत के मशहूर जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को। फिर अगला है SDG प्रोग्रेस अवार्ड। यह दिया गया है प्रधानमंत्री कहाँ की? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को। 7वां यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड दिया गया है भारत की मशहूर लेखिका नमिता गोखले को। 7वां यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड। फिर इसके बाद नेक्स्ट है स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 जो है ये महान गणितज्ञ आनंद कुमार को दिया गया है, जिन्होंने आपको बताया सुपर 30 की स्थापना की थी। तो इसके जरिए शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से इनको सम्मानित किया गया है।
फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020। ये नर्सिंग के क्षेत्र में इनके विशेष योगदान के लिए दिया गया, जिनका नाम है ब्रिगेडियर SV सरस्वती। तो इन सभी अवार्ड्स के बारे में याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है? तो एशिया लेवल पर जो स्नूकर चैंपियनशिप होती है, पिछला आयोजन इसका किया गया था 2019 में। इसके बाद फिर 2020 में कोविड-19 की वजह से नहीं हुआ था, तो 2019 में भी जीता था भारत के पंकज अडवाणी ने, और इस बार यानी कि 2021 में भी इन्होंने ही जीत लिया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पंकज अडवाणी जो हैं ये पुणे शहर के रहने वाले हैं। तमिलनाडु ने सरकारी नौकरियों के अंदर महिला आरक्षण 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनमें अभी तक महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित होती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 40%। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस स्थान पर दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक जगह है जिसका नाम है काजा, और यहीं पर पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है, जहां पर लोग आसानी से अपने गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं, ये जो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है, इसको 500 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में कौन से राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत के कौन से राज्य खाद्य सुरक्षा में बेहतर कर रहे हैं, इसके लिए एक इंडेक्स जारी करता है भारत का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस बार ये इसका तीसरा संस्करण था, जिसमें टोटल 3 कैटेगरी बनाई गई है। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक करने के लिए उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो है बड़े राज्यों की श्रेणी, फिर उसके बाद छोटे राज्य, और तीसरी कैटेगरी है भारत के यूनियन टेरिटरीज की। तो बड़े राज्यों में टॉप किया है गुजरात ने, ठीक है, यानी कि फूड सेफ्टी में नंबर 1 पर है गुजरात। इसी तरीके से छोटे राज्यों में नंबर 1 पर है गोवा, और यूनियन टेरिटरीज में नंबर 1 पर है जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां पर पूछा गया बड़े राज्यों में, आंसर हो जाएगा गुजरात। यहां पर मैंने लिख भी दिया है, देख सकते हैं आप। हाल ही में खबरों में रहा ऐतिहासिक कार्बी आंगलोंग समझौता कौन से राज्य से संबंधित है? इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कार्बी आंगलोंग जो जिला है ये असम के अंदर है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। तो ये जो कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है, इसमें यह डिसाइड किया गया है कि असम सरकार और केंद्र सरकार ये दोनों मिल करके कार्बी आंगलोंग जो रीजन है असम का, इसके विकास के लिए काम करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है, ये जो कार्बी आंगलोंग में विरोधी ग्रुप हैं उनके लोगों के बीच में, साथ ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्र की तरफ से जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह, इन तीनों लोगों के बीच में ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। अगला सवाल अब हम लोग देखते हैं। जर्मनी की चांसलर का नाम यहाँ पर आपको बताना है, जिन्होंने इस साल के अंत तक पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। तो ये है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। ये 2005 में जर्मनी की चांसलर बनी थी, और अब 16 साल के बाद ये अपने पद से हट रही हैं। इनका नाम है एंजेला मर्केल। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो भारत का पहला राज्य जिसने 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दे दी है, यह राज्य है हिमाचल प्रदेश। असम कैबिनेट ने इनमें से कौन से नेशनल पार्क से राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है? तो वैसे तो ये सारे के जो नेशनल पार्क हैं ये असम के अंदर हैं। इनमें से ओरांग नेशनल पार्क जो है, इसमें से राजीव गांधी का नाम हटाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ओरांग नेशनल पार्क है, इसका पूरा नाम है राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। तो असम कैबिनेट ने हाल ही में डिसीजन लिया है कि इसमें से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाया जाएगा। 1 सितंबर को किस केंद्रीय मंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पोषण वाटिका का उद्घाटन किया है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है ये दिल्ली के अंदर है। तो यहीं पर हाल ही में भारत की जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने एक पोषण वाटिका का उद्घाटन किया है, यानी कि एक न्यूट्री गार्डन बनाया गया है जिसका उद्घाटन किया है स्मृति ईरानी ने। इस न्यूट्री गार्डन का मेन मकसद है कि महिलाओं और बच्चों में पोषण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना। तो याद रखिएगा, ये बनाया गया है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली में। भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर ऑस्कर फर्नांडिस का हाल ही में निधन हो गया है,
आपको बताना है कि ये कौन सी पार्टी से जुड़े थे। तो डॉक्टर ऑस्कर फर्नांडिस जो हैं ये भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। अभी आप जानते हैं भारत के जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, लेकिन इनसे पहले 2014 तक डॉक्टर ऑस्कर फर्नांडिस जो हैं ये भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री थे। तो ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, हाल ही में इन्हीं का निधन हो गया है। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनका निधन सितंबर 2021 में हुआ है और इनके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच वासुदेव परांजपे। तो वासुदेव परांजपे जो है ये भारत के पूर्व क्रिकेटर और कोच थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। इसी तरीके से ओडिशा की जानी मानी साहित्यकार और पत्रकार मनोरमा महापात्रा, इनका भी निधन हो गया है। फिर इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर ऑस्कर फर्नांडिस, ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। फिर इसके बाद दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त युद्धवीर सिंह डडवाल, इनका भी निधन हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो स्पोर्ट पर्सन हैं और इनका निधन हुआ है। फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर जीन पियरे एडम्स, इंग्लैंड के मशहूर फुटबॉलर और स्ट्राइकर जिमी ग्रीव्स, इनका निधन हो गया है। फिर इसके बाद भारत के पूर्व फुटबॉलर और मोहन बागान क्लब के कप्तान भवानी रॉय, इनका निधन हो गया है। और लास्ट में है 2 बार के ओलंपिक हैमर थ्रो के अंदर स्वर्ण पदक विजेता यूरी सेडिक, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो रूस के व्यक्ति थे यूरी सेडिक, जिन्होंने हैमर थ्रो जो इवेंट होती है उसमें 2 बार ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इन सभी व्यक्तियों के बारे में याद रखना है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। 25 सितंबर को इनमें से किस शहर में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया? दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा इसी साल एक नया मंत्रालय बनाया गया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय, और इसके मंत्री बने हैं अमित शाह। तो हाल ही में गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये पहली बार हुआ है, तो याद रखिए इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली के अंदर। 31 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय में 9 नए जजों ने शपथ ली है। आपको बताना है कि इसमें कितनी महिला न्यायाधीश शामिल हैं। तो इसका आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन 9 जजों ने हाल ही में शपथ ली है उन सभी के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इनमें से 3 जो हैं ये महिला न्यायाधीश हैं। एक तो है जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस BV नागरत्ना और तीसरी हैं जस्टिस बेला त्रिवेदी। और दोस्तों आपको पता होगा इन लोगों के अपॉइंट होने से पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ एक ही महिला जज थी और उनका नाम है इंदु मल्होत्रा। तो अब आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर महिला जजों की संख्या हो गई है टोटल 4। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल जजों की संख्या की बात करें तो अभी के समय है टोटल 33, जिनमें से एक भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना भी शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 सितंबर 2021 को PM नरेंद्र मोदी ने किसकी 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है? तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो पिक्चर बनी है ये हैं स्वामी प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करके पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति को फैलाया है। तो इन्हीं की हाल ही में 1 सितंबर को 125वीं जयंती मनाई गई थी। तो इसी अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि स्वामी प्रभुपाद जी। 20 से 22 सितंबर तक भारत और किस देश के बीच में समुद्र शक्ति नामक नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया? तो समुद्र शक्ति अभ्यास जो होता है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। सो यहाँ पर आंसर होगा इंडोनेशिया, और इस बार इसका आयोजन किया गया है सुंडा स्टेट जो है वहां पर। 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के अंदर आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस टीवी सीरीज को दिया गया है? दोस्तों जिस तरीके से आप जानते हैं ग्रैमी अवार्ड जो होता है वो म्यूजिक के अंदर दिया जाता है। आपने गाना भी सुना होगा हनी सिंह का, मेरे लिए दुआ करो ग्रैमी ले आऊंगा, ऐसा कुछ उनका गाना है। तो वहां पर ग्रैमी का मतलब यही है कि म्यूजिक की फील्ड में दिया जाने वाला वो सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो इसीलिए वहां पर उन्होंने जिक्र किया है। तो उसी तरीके से जो एमी अवार्ड होता है, एमी अवार्ड दिया जाता है टेलीविजन जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो इस बार इसका जो 73वां संस्करण था इसमें आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का पुरस्कार दिया गया है द क्राउन नाम की टीवी सीरीज को। सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर A। और इसके अंदर एक और अवार्ड आपको याद रखना है, आउटस्टैंडिंग, एक तो है ड्रामा सीरीज और इसी तरीके से होता है आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज। इसका पुरस्कार दिया गया है टेड लैसो नाम की टीवी सीरीज को।
तो दोनों याद रखिएगा, बेस्ट कॉमेडी सीरीज टेड लेसो और बेस्ट ड्रामा सीरीज द क्राउन। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका 52वां संस्करण जो होने वाला है ये कौन से राज्य में आयोजित होगा? तो इसका आंसर करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये हर साल एक ही जगह पर होता है और वो है गोवा। इसका आयोजन गोवा सरकार और भारत सरकार के द्वारा मिलकर किया जाता है। वर्ष 2021 के लिए कितने विजेताओं का चयन किया गया है रमन मैग्सेसे पुरस्कार में? रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस बार इसमें विजेताओं की संख्या है टोटल 5, जिनमें से 4 तो व्यक्ति हैं और 1 संस्था है। यहाँ पर आप सभी विजेताओं के नाम देख सकते हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब, फिर इसके बाद बांग्लादेश की वैक्सीन साइंटिस्ट जिनका नाम है फिरदौसी कादरी, अमेरिका के स्टीवन मुंशी, फिर इसके बाद इंडोनेशिया की संस्था है वॉचडॉग और फिलीपींस के व्यक्ति हैं रॉबर्टो बैलोन। तो इन सबको इस बार एशिया का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इस बार किसी भी भारतीय को यह पुरस्कार नहीं मिला है। 20 सितंबर को किसने पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? दोस्तों, पंजाब के अंदर जो आप जानते हैं यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी तक यहाँ के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद जो नए मुख्यमंत्री बने हैं इनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये एक दलित नेता हैं और पंजाब राज्य के पहले दलित नेता बने हैं जो कि मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है ये है चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर दी है? तो आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम यानी कि तीनों में टेस्ट, वनडे और T20 तीनों में ही कप्तान हैं विराट कोहली, लेकिन अभी इन्होंने T20 से कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर दी है। अभी आप जानते हैं T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा है, कहाँ पर? UAE और ओमान के अंदर। तो उसी के बाद ये T20 की कप्तानी छोड़ देंगे। सो यहाँ पर आंसर सभी से नहीं होगा, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन केवल सी। SCO अभ्यास पीसफुल मिशन 2021 के 6ठे संस्करण की मेजबानी कौन से देश के द्वारा की गई है? तो दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन के जो देश हैं उनके बीच में जो एक्सरसाइज होती है पीसफुल मिशन, इसका हाल ही में 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। ये रूस की मेजबानी में इस साल आयोजित किया गया है और इसका आयोजन रूस में कहाँ पर किया गया? रूस के ऑरेनबर्ग क्षेत्र में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया था, क्योंकि SCO का भारत भी सदस्य है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इस बार के विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है देखो मेरी दिल्ली। और इस एप्लीकेशन के जरिए अगर आप दिल्ली में कहीं भी हैं तो अपने आसपास के जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं और फिर वहां पर आप विजिट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, दिल्ली के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो मेरी दिल्ली नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, 11 सितंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कौन से स्थान पर आयोजित की गई है? दोस्तों, इससे पहले तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 डायलॉग तो हुई थी, लेकिन वो सचिव स्तर की थी, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मंत्री स्तरीय 2+2 डायलॉग जो है ये इसका पहला संस्करण है। तो याद रखिएगा, इसका आयोजन भारत में ही किया गया है, भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली में इन्होंने विजिट किया था। क्योंकि ये 2+2 डायलॉग है तो इसमें दोनों देशों के दो जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डट्टन, ये हैं ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मारिस पायने, और इसी तरीके से यहाँ पर आप भारत के भी देख सकते हैं, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। इन सभी लोगों ने इस बैठक के अंदर हिस्सा लिया। हाल ही में किस IIT संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है जो कि पाठ्य पुस्तकों को अनुवाद करने में सक्षम बनाता है? यानी कि इसके जरिए जो नोटबुक्स होती हैं उनको आसानी से ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, जो प्रोजेक्ट उड़ान है इसको हाल ही में लॉन्च किया है IIT बॉम्बे ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस राज्य के अंदर स्थित तीस्ता 5 पावर स्टेशन को प्रतिष्ठित ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तीस्ता 5 पावर स्टेशन जो है ये सिक्किम राज्य के अंदर तीस्ता नदी के ऊपर बनाया गया है। इसकी क्षमता है 510 मेगावाट। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो तीस्ता 5 पावर स्टेशन है इसी को हाल ही में इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन के द्वारा
ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो प्लास्टिक की समस्या से निपटने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने प्लास्टिक पैक्ट शुरू किया है और इस तरीके से भारत पूरे एशिया के अंदर प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा अपना भारत। अब इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। दोस्तों आपको पता होगा 2020 के अगस्त महीने में लेबनान की राजधानी जो बैरूत है, यहाँ पर भयंकर विस्फोट हुआ था, जिसके चलते लगभग 200 लोग मारे गए थे। तो उस वक्त यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे हसन दियाब, उनको इस्तीफा देना पड़ गया था, क्योंकि इन्हीं की लापरवाही की वजह से ये विस्फोट हुआ था। तो अब 1 साल के बाद लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं नजीब मिकाती। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, नजीब मिकाती। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सितंबर 2021 के अंदर कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनके बारे में। यहाँ पर 3 कंट्रीज में राजदूत या फिर उच्चायुक्त को अपॉइंट किया गया है, जैसे कि मुनु महावर, इनको मालदीव के अंदर भारत का अगला उच्चायुक्त बनाया गया है। इसी तरीके से अमित नारंग, इनको ओमान में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है। और योगेश्वर सांगवान, इनको दक्षिण अमेरिका का जो देश है पराग्वे, यहाँ का भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है। इसके बाद यहाँ पर 2 कंट्रीज में नए प्रधानमंत्री बने हैं। नजीब मिकाती बने हैं लेबनान के नए प्रधानमंत्री, और जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं फूमियो किशिदा। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने स्कूलों में राष्ट्रीय पीएम पोषण योजना को अगले कितने साल के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है? दोस्तों आपने मिड डे मील स्कीम का नाम सुना होगा, जो कि साल 1995 के अंदर शुरू की गई थी। और इसके तहत जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं या फिर सरकारी स्कूल हैं, वहाँ के स्कूली बच्चों को फ्री में दोपहर का भोजन प्रोवाइड किया जाता है। तो अब इसी योजना का नाम बदल दिया गया है। पहली चीज, अब इसका नाम हो गया है पीएम पोषण योजना, और इसको अगले 5 सालों तक जारी रखने की मंजूरी मिल गई है। यानी कि इसको अगले 5 सालों तक अभी जारी रखा जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इन 5 सालों के दौरान टोटल 1.3 लाख करोड़ रुपए इस योजना के ऊपर खर्च होंगे। इनमें से ज्यादातर केंद्र सरकार लगाएगी, बाकी कुछ यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा भी खर्च किया जाएगा। हाल ही में विराट कोहली ने आईपीएल 2021 के बाद किस आईपीएल टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर दी है? इस क्वेश्चन का आंसर करना काफी आसान है, क्योंकि आप जानते हैं जो विराट कोहली हैं ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलते हैं। आईपीएल के अंदर जो आईपीएल टीम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इसके लिए ये खेलते हैं। अब क्योंकि 2021 के आईपीएल समाप्त हो चुके हैं, तो अब इन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तानी छोड़ दी है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हालांकि एक सदस्य के रूप में इस टीम के लिए अभी भी खेलते रहेंगे। 27 सितंबर को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की है, जिसको शॉर्ट में बोला जा रहा है एबीडीएम। तो इसके तहत भारत के हर एक नागरिक का एक यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड जारी किया जाएगा, और इस आईडी कार्ड के ऊपर उस व्यक्ति की हर एक मेडिकल जानकारी को सेव किया जाएगा। फिर उसके बाद भविष्य में जब भी आवश्यकता होगी तो इस जानकारी को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, और मरीज के पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए उसका बेहतर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में एडिडास ने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया है? दोस्तों अगर आपसे यहाँ पर यह पूछा जाए कि एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण। भारत की जो एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, इनको एडिडास ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लेकिन एडिडास का ही एक स्टे इन प्ले अभियान है, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इन्होंने मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू आप जानते हैं इस साल काफी चर्चा में रही थी, क्योंकि इन्होंने ही टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भारत को पहला मेडल दिलाया था, और वो था सिल्वर मेडल वेटलिफ्टिंग के अंदर। अब ये क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको बताना है कि किस महिला खिलाड़ी को असम सर्व शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो दोस्तों इस साल असम की जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा चर्चा में थी वो थी लवलीना बोरगोहेन, जो कि एक बॉक्सर हैं, और इन्होंने इस बार के टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भारत को एक ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था, और ये पूरे असम राज्य की पहली महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर कोई भी मेडल जीता हो। तो इसीलिए इनको असम सरकार ने वहां के सर्व शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं?
तो राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी जो है ये भारत के युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। इसके हाल ही में नए महानिदेशक बन गए हैं गुरबीर पाल सिंह। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। एनसीसी के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं गुरबीर पाल सिंह। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा है? परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज यानी कि ये जो जहाज है ये परमाणु मिसाइलों को भी ट्रैक कर सकता है। आप जानते हैं कि भारत के दो पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कि परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, और एक तो है पाकिस्तान और दूसरा है चाइना। तो अगर ये देश भारत की तरफ कोई न्यूक्लियर मिसाइल को फायर करते हैं तो ये जो परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है ये आसानी से उसको ट्रैक कर सकता है। तो याद रखिएगा इस जहाज का नाम है INS ध्रुव। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको 10 सितंबर के दिन ऑफिशियली भारत की नौसेना में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया है। इसको बनाया किसने है? तो याद रखिएगा इसको बनाया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने, और इन्होंने मदद ली है DRDO और NTRO की। हाल ही में भारत ने 56 C-295 MW नाम के परिवहन विमान खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। ये स्पेन की कंपनी है। वैसे आपको बता दूं जो फ्रांस के अंदर एयरबस है उसी की ये एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि स्पेन में है। तो इसका नाम है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। तो इसी से भारत 56 C-295 MW नाम के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदेगा। ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं ये 5 से लेकर के 10 टन तक का वजन ले जा सकते हैं। इनमें से कौन सा राज्य पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों इस साल के एंड में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन होने वाला है, और ये कहां पर होगा? ये भारत में ही होगा। दोस्तों भारत के अंदर ओडिशा राज्य को इसका मेजबान बनाया गया है, और ओडिशा के अंदर यहाँ की जो राजधानी भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम है वहीं पर ये गेम खेले जाएंगे। तो याद रखिएगा पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन होने वाला है भारत के ओडिशा राज्य में। T20 क्रिकेट के अंदर 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पूरे T20 क्रिकेट के अंदर 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली, जिन्होंने इस बार के T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 की कप्तानी छोड़ने की भी घोषणा करी है। तो याद रखिएगा विराट कोहली जो हैं ये वैसे तो भारत के पहले खिलाड़ी हैं, लेकिन पूरी दुनिया के ये 5वें खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने T20 के अंदर 10,000 रन पूरे किए हैं, लेकिन भारत के ये पहले खिलाड़ी हैं। 6 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनमें से किस सैन्य इकाई को राष्ट्रपति ध्वज यानी कि प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं क्योंकि ये इसी से संबंधित है। इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना के किस एयर स्टेशन ने 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई है? हीरक जयंती को अंग्रेजी में बोला जाता है डायमंड जुबली, और ये तब मनाया जाता है जब किसी भी घटना के 60 साल कंप्लीट होते हैं। तो हाल ही में गोवा के अंदर इंडियन नेवी का जो एयरबेस है जिसका नाम है INS हंसा, इसके 60 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो 5 सितंबर को इसने अपनी हीरक जयंती मनाई है, और इसी के दूसरे दिन इसी INS हंसा एयरबेस के ऊपर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पर पहुंचे थे, और उन्होंने जो भारतीय नौसेना विमानन है यानी कि भारतीय नौसेना की जो उड्डयन इकाई है उसी को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है। दोस्तों प्रेसिडेंट कलर जो होता है ये किसी भी सैन्य इकाई को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो हाल ही में दिया गया है इंडियन नेवल एविएशन को। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। 28 सितंबर को PM नरेंद्र मोदी ने विशेष गुणों वाली फसल की कितनी किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोटल 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित की हैं, और इन सभी को विकसित किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। 7 सितंबर को इनमें से किस शहर के अंदर भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर स्थापित किया गया है चंडीगढ़ के अंदर, और इसका उद्घाटन किया गया 7 सितंबर को। दोस्तों 7 सितंबर को आप जानते हैं कि नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है, तो इसी दिन इसका उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरे भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर है। इसकी ऊंचाई है 24 मीटर, और ये जो एयर प्यूरिफायर लगाया गया है ये 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हवा को शुद्ध करता है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है कि ये भारत का जो सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर है ये चंडीगढ़ शहर में स्थापित किया गया है।
27 सितंबर को हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण के कौन से संस्करण का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का शुभारंभ हो चुका है और क्योंकि आप जानते हैं 2016 में पहला संस्करण हुआ था और लगातार ये हो रहा है, तो इस साल ये इसका 7वां संस्करण है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसका शुभारंभ हरदीप सिंह पुरी ने क्यों किया है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो शहरी क्षेत्र के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण होता है इसको करवाता है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसके जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने इसका 7वां संस्करण शुरू किया है। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अगले बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो दोस्तों इसके बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में जिस भारतीय को चुना गया है इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये इस समय भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो भारत के जो कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। इनका कार्यकाल शुरू होगा 2022 में और ये चलेगा 2027 तक, यानी कि इनको 6 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं नीबाबेन आचार्य। सो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपने इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा जो कि इसी वीडियो पर आधारित होंगे, जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि लद्दाख प्रशासन ने इनमें से किसको अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है? दूसरा सवाल यह है कि किस राज्य की जोडीमा राइस वाइन को हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया? और लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश है जो कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का 9वां सदस्य देश बन गया है? तो इन तीनों क्वेश्चंस के राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। इस तरीके से हम लोगों ने आज की इस वीडियो में पूरे सितंबर महीने से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको इसको 2 से 3 बार रिवाइज करना है। फिर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सितंबर महीने से अगर आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।